हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पाचन तंत्र का डायग्राम बनाना सीखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। आज हम पोषण के विभिन्न चरणों के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, मनुष्य में पोषण। ठीक है, तो मनुष्य में पोषण 5 चरणों में होता है। पहला है इंजेशन, जिसे हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। दूसरा है डाइजेशन, पाचन। तीसरा है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। चौथा है एसिमिलेशन, समावेश। और 5वां है मलत्याग, जिसे कि ईजेशन कहा जाता है। इंजेशन, जिसे हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर्ग्रहण में क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर, जिसे हम बकल कैविटी, मुख गुहिका कहते हैं, उसके अंदर जब हम भोजन को डालते हैं तो वह इंजेशन कहलाता है। हम अपने हाथों से भोजन को पकड़ते हैं और मुंह के अंदर डालते हैं। दूसरा चरण होता है डाइजेशन, पाचन। हमारे भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल अवशोषित होने योग्य भोज्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। डाइजेशन जो है वो हमारी मुख गुहिका यानी बकल कैविटी से शुरू हो जाता है। दांत उसे चबाते हैं और जिह्वा खाने को लार के साथ मिक्स करती है, उसको उसके साथ मिलाती है। 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो आपने डायग्राम में देखा था। होती हैं पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी, जिसे हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स में से सैलिवरी एमाइलेज निकलता है। सैलिवरी एमाइलेज जो होता है, हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके स्टार्च को शुगर में परिवर्तित करने के काम आता है। इसके बाद हमारा भोजन जाता है ग्रास नली में, फूड पाइप कहते हैं हम, ग्रास नली, और इसको इसोफेगस भी कहते हैं। इसमें एक खास बात ये होती है कि इसके अंदर की जो मांसपेशियां होती हैं ग्रास नली की, ये कभी कंट्रैक्ट होती हैं, कभी एक्सपैंड होती हैं, और इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। क्रमित व्रंतों में सिकुड़ने वाली गति, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यह गति ही होती है जो भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। अब आता है आमाशय। आमाशय, जिसे हम स्टमक कहते हैं। आमाशय अंग्रेजी के जे अक्षर जैसा होता है और ये बाईं तरफ होता है। ठीक है, पेट में ये बाईं तरफ होता है, और इसकी जो अंदर की सतह होती है ना, अंदर की जो दीवार होती है आमाशय की, स्टमक की, उसमें से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जठर रस निकलता है। ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। इसमें निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहला क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है आपका एंजाइम पेप्सिन, और तीसरा है म्यूकस। वो अम्लीय माध्यम की ज़रूरत होती है, एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन को प्रोवाइड करता है। और जो पेप्सिन एंजाइम होती है वो प्रोटीन के डाइजेशन में, प्रोटीन के पाचन में काम आती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने पेप्सिन को एक्टिवेट किया और पेप्सिन को हेल्प करी कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए। तीसरा होता है म्यूकस। HCl एक एसिड है, और एसिड की वजह से घाव हो सकते हैं, अल्सर हो सकते हैं। तो म्यूकस जो होगा वो आमाशय की अंदर की सतह को बचाएगा, वरना अल्सर हो सकते हैं। तो अब आपको गैस्ट्रिक जूसेस, जिसे हम आमाशय रस कहते हैं, तीनों चीज़ें उसकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन एंजाइम के बारे में पता लग गया। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करती है। अब ये भोजन जो है ये आमाशय से निकल के जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। ठीक है, छोटी आंत में आप ये सोचिए कि यहाँ पूरा डाइजेशन होता है, कंप्लीट। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होता है, यहाँ पे फैट्स का भी डाइजेशन होता है, और यहाँ पे प्रोटीन्स का भी डाइजेशन होता है।
तीनों चीज़ों का पाचन छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में दो बहुत जो बड़ी ग्रंथियां हैं हमारी बॉडी की, लिवर, यकृत और पैनक्रियास, अग्न्याशय, इन दोनों का स्रावण छोटी आंत में होता है। लिवर, जिसे यकृत कहते हैं, लिवर में से बाइल का स्रावन होता है। बाइल यानी पित्त। ये कुछ हरे पीले से रंग का तरल होता है और ये फैट्स के पाचन में काम आता है। बाइल जो होता है वो लिवर से निकल करके गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। गॉल ब्लैडर जो कि पित्त का भंडारण करता है और इसको पित्ताशय कहते हैं। बाइल के दो काम होते हैं। पित्त के दो मेन जो काम होते हैं वो ये हैं, पहला तो वो फैट्स का पाचन करता है, ठीक है, उसको अवशोषण योग्य बनाता है। और दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि पित्त जो है माध्यम को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। क्षारीय बनाने से क्या होता है, जो पैनक्रियास से निकलने वाले जो अग्न्याशय रस हैं, अग्न्याशय से निकलने वाले, वो अपना कार्य कर पाते हैं, क्योंकि अग्न्याशय रस को चाहिए क्षारीय माध्यम। तो एक तरह से लिवर जो है वो पैनक्रियास को हेल्प कर रहा है। अब जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें तीन चीज़ें हैं, तीन तरह के रस हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एमाइलेज स्टार्च के डाइजेशन में काम आता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन के और लाइपेज लिपिड्स यानी कि फैट्स के डाइजेशन में काम आता है। पर छोटी आंत की खुद की जो भीतरी सतह होती है ना, उसमें से भी कुछ स्रावन होते हैं। छोटी आंत की ग्रंथियों में से जो स्रावन होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में और फैट्स को फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल में परिवर्तित करने के काम आते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि छोटी आंत में संपूर्ण पाचन हो रहा है। अब यहाँ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल तीनों जल में घुलनशील हैं और इसलिए वे अवशोषित भी हो पाते हैं। पोषण का तीसरा चरण है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। जो हम डाइजेशन कर रहे हैं वो कर ही इसलिए रहे हैं जिससे कि जो भोजन है वो घुलनशील हो जाए जल में और वो अवशोषित होने योग्य हो जाए। तो अवशोषण क्या होता है कि छोटी आंत की अंदर की सतह जो होती है वो जल में घुलनशील भोजन के पदार्थों को अवशोषित करती है और रक्त तक पहुंचाती है। अब ये रक्त पूरे शरीर तक उन तत्वों को पहुंचाएगा। अब देखिए, जितना बड़ा अवशोषण करने का क्षेत्र होगा, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, सतह का क्षेत्र होगा, उतना ज़्यादा अवशोषण होगा। इसलिए छोटी आंत के अंदर विलाई होते हैं। विलाई क्या होते हैं? ये उंगलियों जैसे होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, आगे को निकले होते हैं। और विलाई की वजह से जो सतह का क्षेत्रफल होता है ना, वो बढ़ जाता है और इसकी वजह से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, ज़्यादा अवशोषण हो पाता है। चौथा चरण है समावेश, जिसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? अब रक्त जो होता है वो भोजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है और कोशिकाएं भोजन से ऊर्जा प्राप्त करके शरीर की मरम्मत, शरीर का विकास आदि करती हैं। और ग्लाइकोजन के रूप में कुछ जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो लिवर में इकट्ठा हो जाता है, लिवर में उसका भंडारण हो जाता है, जिससे कि जब भी शरीर को ज़रूरत पड़े तो वहाँ से वो उसका प्रयोग कर सके। अब जो पांचवा और आखिरी चरण होता है वो है ईजेशन, जिसे हम कहते हैं मल त्याग। ठीक है, मल त्याग में क्या होता है कि जो बचा हुआ, छोटी आंत में जो बचा हुआ भोजन, जो अनपचा भोजन होता है वो बड़ी आंत में आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। उसमें जो बचा हुआ पानी होता है, जल होता है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन सोख लेती है। बड़ी आंत की भीतरी सतह पानी को सोख लेती है। अब जो बचा हुआ भोजन है वो एक ठोस पदार्थ के रूप में नीचे आता है।
बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है उसको रेक्टम कहते हैं। ठीक है, रेक्टम में इस अनपचे भोजन का भंडारण होता है जिसका कि त्याग कर दिया जाता है एनस के थ्रू। तो इस तरह हम मनुष्य में पोषण को 5 चरणों में पढ़ सकते हैं। जो नाल मुख गुहिका से लेकर के एनस तक होती है, जो कैनाल होती है बकल कैविटी से एनस तक, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो ये था पोषण मनुष्यों में। अब आपको सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। पहला प्रश्न ये है, लिवर से पित्त निकलता है, उसका भंडारण कहाँ होता है? ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि पेप्सिन एंजाइम जो है किस चीज़ के पाचन में काम आती है? अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है, इस टॉपिक से संबंधित या किसी भी और जीव विज्ञान के टॉपिक से संबंधित, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें।